आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैं विकेंद्रीकृत वित्त के साथ पूर्णकालिक पैसिव आय कैसे बनाता हूं। अब पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पैसिव आय नाम की कोई चीज नहीं होती और यह सभी प्रकार के निवेशों पर लागू होता है और इसका कारण यह है कि किसी भी प्रकार के निवेश के लिए आपके द्वारा कुछ काम की आवश्यकता होगी, चाहे आप किसी भी चीज में निवेश कर रहे हो। तो जब मैं कहता हूं कि मैं पैसिव आय और डीफाई से पूर्णकालिक आय बना रहा हूं, तो मेरा मतलब है कि पैसा मेरे लिए सभी काम कर रहा है। मैं समय को पैसे के लिए व्यापार नहीं कर रहा हूं। पैसा पूरे दिन काम करता है, लेकिन दिन के अंत में मुझे अपनी स्थिति की निगरानी करनी होती है, मुझे उन्हें समायोजित करना होता है और मुझे नए बनाना होता है। लेकिन अधिकांश भाग के लिए, चूंकि मैंने एक दीर्घकालिक पोर्टफोलियो स्थापित किया है, ये मेरे लिए काफी आसान है, जो मुझे हर जाने, अपनी कमाई लेने, उन्हें संकुचित करने या निश्चित रूप से अपने बैंक खाते में भेजने की अनुमति देता है। जिस पहले बात मैं बात करना चाहता हूं वह है डीफाई पैसिव आय। डीफाई उधार देने वाले प्लेटफॉर्म हैं। आप अपने संपत्तियों को उधार दें और उन पर छोटा प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर शायद 2% से 3%। आप अपने डीफाई टोकन को भी स्टेक कर सकते हैं। यह एथीरियम की तरह है, या शायद मैटिक या ईवॉक्स या इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्मों पर, जहां आप अपने संपत्तियों को एक वैलिडेटर में स्टेक करके नेटवर्क के विकेंद्रीकरण का समर्थन कर रहे हैं और वहां तरलता प्रदान करना भी है। यह वह जगह है जहां लोग एक संपत्ति को दूसरी संपत्ति के लिए स्वैप कर रहे हैं, जैसे यूनिस्वैप, कर्व आदि। आप तरलता प्रदान कर रहे हैं जिससे ये स्वैप हो सकें और एक छोटी सी फीस इकट्ठा कर रहे हैं। मेरी राय में यह सबसे लाभदायक है, लेकिन निश्चित रूप से इनमें से सभी को आपकी स्थिति की जांच करने की आवश्यकता होगी। तरलता प्रदान करना सबसे कम पैसिव होगा, आपको इसकी जांच करनी होगी। स्टेकिंग अधिकतर सेट और भूल जाने वाली होती है, लेकिन आपको कभी-कभी इसकी जांच करनी होगी। फिर से उधार देने वाले प्लेटफॉर्म स्टेकिंग के समान है, आपको हर अब और फिर इसकी जांच करनी होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यह कहते हुए डीपीआई क्षेत्र में कुछ चीजें हैं जो अन्य की तुलना में अधिक पैसिव हैं, यही कहानी का सार है। तो इस वीडियो में हम वास्तव में पैसिवनेस और उपज के बीच सबसे अच्छा संतुलन तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जो चीजें उतनी पैसिव नहीं होती हैं, वे आमतौर पर आपको उच्च उपज देती हैं। तो हम वहां एक संतुलन खोजने जा रहे हैं। मैं रियल एस्टेट के साथ भी वही करना चाहता हूं कि आपके पास कुछ चीजें हैं जो बहुत पैसिव हैं और अन्य चीजें हैं जो पैसिव नहीं हैं। फिक्स फ्लिप्स, जहां आप एक पुरानी घर खरीदते हैं, उसे ठीक करते हैं और फिर उसे लाभ के लिए बेचते हैं, ये पैसिव नहीं है। आपको ठेकेदारों का प्रबंधन करना होता है, आपको संपत्ति खरीदने का प्रबंधन करना होता है और इसी तरह पारंपरिक किरायों, जहां आपके पास एक दीर्घकालिक किराएदार होता है, आपको किराएदारों की जांच करने के लिए जाना होता है, आपको जाकर संपत्तियों पर अच्छे सौदों की तलाश होती है, किराया सुनिश्चित करना होता है, शौचालय ठीक करना या प्रबंधित करना होता है, और संपत्ति प्रबंधन कंपनियों और ऐसी चीजों के माध्यम से इन पारंपरिक किरायों को अधिक पैसिव बनाने के तरीके हैं। लेकिन वे पूर्णतः पैसिव नहीं होते, उन्हें आपसे कुछ हद तक काम की आवश्यकता होती है। और फिर आरईआईट्स, मान लें आपको वास्तव में शोध करने के लिए जाना होता है ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा निवेश ढूंढ सकें। आपको इसे देखना होता है ताकि यह काम कर रहा है या यदि आपको इसे किसी अन्य आरईआईटी में बदलने की आवश्यकता है। और फिर निश्चित रूप से यही बात शेयरों पर भी लागू होती है। आपको अपने लाभांश शेयरों को चुनना होता है जो आपको सबसे अच्छे लाभांश देंगे, लेकिन साथ ही पूंजी के विकास की भी अनुमति देंगे। ये कहते हुए आप में से कई लोग शायद नहीं जानते कि विकेंद्रीकृत वित्त क्या है, इसलिए मैं जल्दी से बताने जा रहा हूं कि डीफाई क्या है। केंद्रीकृत वित्त में जो आपका पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली है, सब कुछ एकल इकाई पर निर्भर करता है। तो उदाहरण के लिए वहां कई खाते या कई विभिन्न कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन वे सभी इस केंद्रीय इकाई पर निर्भर करते हैं। जबकि विकेंद्रीकृत वित्त में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो उदाहरण के लिए आपके पास दुनिया भर में कई वैलिडेटर्स और नोड्स हो सकते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, न कि किसी केंद्रीकृत इकाई पर। और इसका कारण यह है कि वे सभी जुड़े हुए हैं, न कि केवल मुख्य नेटवर्क से जुड़े हुए। और इस बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि एथीरियम जैसे विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर कोई भी वास्तव में एक सत्यापनकर्ता, एक नोड आदि होस्ट कर सकता है, जिसका मतलब है कि वे नेटवर्क के विकेंद्रीकरण में भाग ले सकते हैं, जो अंततः नेटवर्क को पूरी तरह से विकेंद्रीकृत बनाता है। जब आपके पास दुनिया भर के विभिन्न देशों में हजारों लोग होते हैं जिनकी विभिन्न रायें और विभिन्न रुचियां होती हैं, जो इस विकेंद्रीकृत नेटवर्क को होस्ट करते हैं। और यह कहते हुए डीफाई, जिसका अर्थ है विकेंद्रीकृत वित्त, एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर एक वित्तीय उद्योग है जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है, जैसे एथेरियम या बिटकॉइन आदि। और इन विकेंद्रीकृत नेटवर्कों को ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। वहां कुछ चीजें होती हैं जिन्हें विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग कहा जाता है, जिन्हें डी एप्स भी कहा जाता है। आपके पास ऐसे डी एप्स हैं जो आपको उधार देने और उधारी करने की अनुमति देते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने एथीरियम को संपार्श्विक के रूप में रख सकते हैं। आप एथीरियम कर सकते हैं और इसके खिलाफ कुछ स्थिर सिक्के उधार ले सकते, आपको अपनी स्थिति पर लाभ उठाने देता है। और आप इन स्थिर सिक्कों से जो चाहें कर सकते हैं। आप उन्हें पुनर्निवेश कर सकते हैं ताकि लाभ उठा सकें। आप उन्हें अपने बंधक का भुगतान करने के लिए भी कर सकते हैं।
आप उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। यूनिस्वैप जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां आप संपत्तियां स्वैप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं अपने एथीरियम को यूएसडीसी स्वैप करना चाहता हूं, या यदि मैं अपने एथीरियम को एवे टोकन स्वैप करना चाहता हूं, उस प्लेटफॉर्म का टोकन जिस पर हमने नजर डाली, शायद मैं अपने एवे टोकन को एपीकॉइन नामक किसी चीज के लिए स्वैप करना चाहता हूं, फिर मैं इसे एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर कर सकता हूं जिसे यूनिस्वैप कहा जाता है, या अन्य किसी विकेंद्रीकृत एक्सचेंज पर। अब जल्दी से मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे पास नीचे विवरण में एक मुफ्त डीफाई पैसिव इनकम स्टार्ट गाइड है। जैसा कि हमेशा होता है, यह 100% मुफ्त है। आप लोग अब तक यह जानते हैं। यह बताता है कि मैंने कैसे $0 से बढ़कर डीफाई पैसिव इनकम में $2000 से अधिक कमाए। मैं करना चाहता हूं उन क्रिप्टो क्यूरेंसी संपत्तियों को खोजना जिन पर मैं खुद सकारात्मक हूं। मैं कहना है कि मैं अपने निवेशों के मामले में साधारण हूं। मुझे बिटकॉइन पसंद है, और इसका कारण यह है कि बिटकॉइन डिजिटल सोने की तरह है। यह वही है जो बुल रन की शुरुआत और अंत करता है। बिटकॉइन एक सिद्ध अवधारणा है। यह S&P 500 के समान है, लेकिन यह क्रिप्टो क्षेत्र में है, इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा वहां आवंटित करना पसंद करता हूं। मैं एथीरियम पारिस्थितिकी तंत्र में भी विश्वास करता हूं, और इसका कारण यह है कि एथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क का गैस टोकन है। और एथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क किसी को भी एक विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बनाने की अनुमति देता है, किसी को भी एक NFT बनाने की अनुमति देता है, किसी को भी अपना खुद का क्रिप्टो टोकन बनाने की अनुमति देता है। तो यह कहते हुए, एथीरियम नेटवर्क मूल रूप से विकेंद्रीकृत वित्त को संभव बनाता है, और यहीं पर वास्तव में डिफाई का निर्माण हुआ। इसलिए मैं एथीरियम नेटवर्क में बड़ा विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में एथीरियम को शामिल करूंगा। और अगर हम लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी की सूची में जाएं तो एक है जिसे मैटिक कहा जाता है, जिसमें मैं भी बड़ा विश्वास रखता हूं, क्योंकि वे एथीरियम के लिए एक लेयर 2 स्केलिंग समाधान है, जिसका मूल अर्थ है कि वे एथीरियम नेटवर्क की तरह एक नेटवर्क हैं, लेकिन उनके पास बहुत बहुत सस्ते गैस लागत है, शायद एथीरियम नेटवर्क की तरह प्रति लेन देन $10 से $15 के बजाय। तो मैं जो करूंगा वह यह है कि मैं उन विभिन्न क्रिप्टो क्यूरेंसीज को खोजूंगा जिन पर मैं सकारात्मक हूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने समग्र उचित परिश्रम प्रक्रिया और शोध प्रक्रिया पर एक वीडियो बनाऊं, तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ ही एक टिप्पणी छोड़ें कि वह वीडियो डालें। मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोग वास्तव में उस विषय पर वीडियो चाहते हैं। पहला कदम उन क्रिप्टो संपत्तियों को खोजना है जिन पर आप सकारात्मक हैं। मेरे पास पहले से ही मेरी सूची यहां दस्तावेजीकृत है। हमारे पास बिटकॉइन है, हमारे पास एथीरियम है, मैटिक, लिडो, SIB, बोन लिंक, एवे, पेंडल, रेंडर, इनमें से प्रत्येक। मुझे उस क्रिप्टो क्यूरेंसी को पसंद करने का एक अलग कारण है, और मुझे लगता है कि इन प्रत्येक क्रिप्टो संपत्तियों में वृद्धि होने वाली है। तो हाँ, मैं बस इन क्रिप्टो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का इंतजार कर सकता हूं। शायद अगले 4 वर्षों में बिटकॉइन $100,000 तक पहुंच जाए। यह वर्तमान में $30,000 पर है। मैं अपने पैसे को लगभग 3 गुना कर दूंगा। तो अगर मेरे पास $10,000 होते तो मेरे पास लगभग $30,000 के आसपास होते। लेकिन हम वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? बस इन संपत्तियों के बढ़ने का इंतजार करने के बजाय हम तब पैसे बनाएंगे जब वे बढ़ेंगे, लेकिन हम उन पर एक उपज भी कमाएंगे जो हमें हमारी स्थिति में वापस जोड़ने की अनुमति देती है, ताकि हम समय के साथ अपनी एक्सपोजर बढ़ा सकें। ताकि जब बिटकॉइन $1,00,000 तक पहुंच जाए तो मेरे पास सिर्फ 0.33 बिटकॉइन न हो, बल्कि शायद 0.4 बिटकॉइन हो, जो मुझे और भी अधिक पैसे बनाने की अनुमति देता है। इसे थोड़ा और तोड़ते हैं। मान लीजिए एक बिटकॉइन वर्तमान में 30,000 के बराबर है, और मैं अभी एक पूरा बिटकॉइन खरीदता हूं, लेकिन अगले 2 वर्षों में यह $90,000 तक पहुंच जाता है। तो अब मेरा एक बिटकॉइन $90,000 का है। लेकिन अगर उन 2 वर्षों में मैंने अतिरिक्त 0.5 BTC जमा किया, जिसका मतलब है कि अब मेरे पास 1.5 BTC टोकन है, लेकिन मैंने केवल एक के लिए भुगतान किया। यही उपज है जिसके बारे में मैं यहां बात कर रहा हूं। अब मेरे पास वास्तव में $135,000 हैं, क्योंकि मेरे पास 1.5 बिटकॉइन है, न कि केवल एक बिटकॉइन। यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि कैसे करना है, तो देखते रहिए। अगला कदम स्पष्ट रूप से विभिन्न रणनीतियों को खोजना है जो आपको आपकी सूची में सभी इन संपत्तियों के प्रति एक्सपोजर बनाए रखने की अनुमति देती हैं, लेकिन वास्तव में उन पर उपज भी अर्जित करती हैं। मुझे एक टूल पसंद है जिसे डीफाई लामा कहा जाता है, लेकिन मैं डीफाई लामा पर निर्भर नहीं हूं, क्योंकि यह कुछ मेरी रणनीतियों में जितना मैं आमतौर पर जाता हूं उतना उन्नत नहीं। लेकिन अगर हम बिटकॉइन के लिए उपज रैंकिंग को देखें तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कई वास्तव में तरलता पूल होंगे जिनकी उपज बहुत कम है। और एक बात मैं उल्लेख करूंगा कि अगर आप कुछ अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर चाहते हैं, तो मैं 1 मिलियन से अधिक के TVL को छांटने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि इसका मतलब है कि इन जोड़ों के पीछे वास्तव में कुछ तरलता है। अब इस मामले में हम ट्रेडर जो पर बिटकॉइन से USDC पर 225% APY प्राप्त कर सकते हैं, जो एक तरलता प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे पास अस्थायी हानि नामक एक चीज है, और इसका मतलब यह है कि समय के साथ हमारा बिटकॉइन स्थानांतरित होने वाला है USDC में, और हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इससे बहुत अधिक अस्थायी हानि होगी। और निश्चित रूप से हम केवल बिटकॉइन और USDC नहीं, बल्कि बिटकॉइन के प्रति पूरी एक्सपोजर बनाए रखना चाहते हैं। तो अगर हम विशेषता पर जाएं तो हम यहां बिना अस्थायी हानि के लिए खोज सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास यहां सीमित अवसर हैं। हमारे पास 8.86% के साथ कुछ है जो मुझे लगता है कि बुरा नहीं है।
लेकिन अगर आप इसे देखें तो यहाँ 8% बेस एपीवाई और 7% इनाम एपीवाई है। इसका मतलब है कि हमें एक इनाम टोकन में भुगतान किया जा रहा है जिसकी आपूर्ति समय के साथ बढ़ रही है। इनाम टोकन की कीमत समय के साथ घटेगी, इसलिए उच्च बेस एपीवाई वाली चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं। और आप जो करना चाहेंगे वह है इस सूची को नीचे जाना और विभिन्न पूलों पर उचित परिश्रम करना, जोखिम से पुरस्कार अनुपात का विश्लेषण करना, आप वास्तव में किस जोखिम को ले रहे हैं और सभी अच्छी चीजें। अब मैं जानता हूं कि मैं बस इसे एयूबी पर उधार देकर बिटकॉइन पर 10% एपीआर प्राप्त कर सकता हूं। इसके खिलाफ स्थिर सिक्के उधार लेना और उन स्थिर सिक्कों को बाजार तटस्थ तरलता पूलों में निवेश करना। अब ईटीएच के साथ ये थोड़ा अलग कहानी है, क्योंकि हम वास्तव में ईटीएच को लगभग 4 से 5% उपज के लिए स्टेक कर सकते हैं, इसलिए हम वहां रुक सकते हैं, बस अपना 5% एपीआर प्राप्त कर सकते हैं, या हम उस स्टेक पर थोड़ा सा लाभ उठा सकते हैं और शायद 8% एपीआर प्राप्त कर सकते हैं, या अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो हम वास्तव में उधार ले सकते हैं, जैसे हमने बिटकॉइन के साथ किया, और बाजार तटस्थ तरलता पूलों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि हम इथेरियम पर लगभग 12% एपीआर प्राप्त कर सकते हैं। अब मैटिक पर यह और भी बेहतर है, हम लगभग 15% एपीआर प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखें, इनमें से कोई भी पैसिव इनकम प्ले अस्थायी हानि नहीं रखते, आपको इन्हें उतना मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। डीफाई लामा पर लाइडो की खोज करने पर, जिसकी टीवीएल $1 मिलियन से अधिक है और कोई अस्थायी हानि नहीं है, वहां कोई पूल नहीं है। लेकिन अस्थायी हानि हटाने पर कुछ पूल दिखाई देते हैं। मैं यूनिस्वैप V3 पर लाइडो से व्रैप्ड एथेरियम जोड़ी देखना चाहता हूं। यह एक केंद्रित तरलता पूल है जो मूल रूप से हमें अपनी तरलता को एक विशिष्ट मूल्य सीमा में सीमित करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि हम $0 से अनंत डॉलर तक की पूरी मूल्य सीमा करें। अब मैं सोच रहा हूं कि हम वास्तव में लाइडो को एथेरियम के साथ जोड़ सकते हैं ताकि हम एथेरियम के प्रति एक्सपोजर बनाए रखें, लेकिन हम लाइडो टोकन के प्रति भी एक्सपोजर बनाए रखते हैं, जो अंततः आमो हमें तब पैसे कमाने की अनुमति देता है जब दोनों संपत्तियां बढ़ती हैं। और चूंकि लाइडो और एथेरियम दोनों बहुत निकटता से संबंधित हैं, यह एक अच्छा पुल होगा जहां हम वास्तव में लगभग 50% वार्षिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आमतौर पर आगे बढ़कर रेंज के साथ खेलना पसंद करता हूं और इसे यूनिस्वैप V3 पूलों की गणना के लिए uniswap.fish नामक एक उपकरण पर परीक्षण करता हूं। अब मैं एक काफी विस्तृत रेंज डालने जा रहा हूं। मैं अपनी उचित ध्यान रखूंगा और पूल का विश्लेषण करूंगा, देखने के लिए कि कौन सी रेंज संभव है और क्या यील्ड देगा। इस मामले में यह लगभग 50% वार्षिक अनुमानित कर रहा है, जो मेरी पसंद के लिए काफी अच्छा है। इसलिए मैं लाइडो पर 50% एपीआर डालने जा रहा हूं और हम बस सूची के नीचे चलते रहेंगे और वही काम करते रहेंगे। शाइबी के लिए यह एक समान स्थिति है, वहां बहुत सारे एकल स्टेकिंग पूल नहीं हैं, इसलिए हम शाइबी से एथेरियम तरलता पूल के साथ वही करना चाहेंगे। तो अब मैंने सूची के नीचे जाकर इन संपत्तियों के लिए यील्ड अवसर खोज लिए हैं और मैं वास्तव में अब इन यील्ड अवसरों में निवेश करने जा रहा हूं। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे मानचित्रित करना होगा कि मेरे पास कितना पूंजी है, मेरे पास कौन सी संपत्तियां हैं और मैं उस पूंजी में कहां निवेश कर रहा हूं। तो चलिए मान लेते हैं कि यह मेरी संपत्तियों की एक सूची है और उनके उचित आवंटन है। मेरे पास वर्तमान में, चलिए मान लेते हैं, $88,000 इन सभी विभिन्न संपत्तियों में है। अगला कदम यह पता लगाना है कि हम किसके लिए एकल स्टेकिंग करने जा रहे हैं और किसके लिए दो संपत्तियों को तरलता पूल के लिए जोड़ने जा रहे हैं। तो मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं इसे बस दस्तावेजित कर दूंगा। रैट बिटकॉइन के साथ हम एकल स्टेकिंग करने जा रहे हैं, एथेरियम के साथ हम एकल स्टेकिंग करेंगे। हमें अपनी सूची में कुछ अन्य संपत्तियों के साथ जोड़ने के लिए एथेरियम की आवश्यकता होगी, इसलिए हम वहां भी दो संपत्तियों की जांच करेंगे। मैटिक के साथ हम भी एकल स्टेकिंग करने जा रहे हैं, लाइडो के साथ यह दो संपत्तियां होंगी और इसी तरह सूची में आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप देखेंगे कि अगर हम इस यूनिस्वैप V3 कैलकुलेटर को यहां देखें तो यह कहता है कि इस लाइडो जोड़ी के लिए हमें $575 मूल्य का लाइडो और $424 मूल्य का एथेरियम डालना होगा। तो यह थोड़ा अलग है, लेकिन ज्यादातर समय यह 50-50 रेंज के आसपास होगा और मैं यहां पूरी जानकारी में नहीं जाऊंगा। तो हम बस ये मान लेंगे कि अगर हम $4,000 का लाइडो डाल रहे हैं तो हमें $4,000 मूल्य का एथेरियम डालना होगा। तो हम गणना करते हैं, हमें एथेरियम के साथ 23,000 की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास एथेरियम के साथ केवल 20,000 है। लेकिन हम अपने एथेरियम में से कुछ को एकल स्टेक करना भी चाहते हैं, जिससे यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास यहाँ कुछ अलग विकल्प हैं, हम थोड़ा लाभ उठा सकते हैं। हम लिडो नामक एक प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं और अपने एथेरियम को 4% उपज के लिए स्टेक कर सकते हैं। यह हमारा एकल स्टेकिंग है। फिर हम इस स्टेक के खिलाफ उधार ले सकते हैं, शायद लगभग $15,000 के एथेरियम के बराबर उधार ले सकते हैं और फिर हम उस $15,000 के एथेरियम का उपयोग करके इन तरलता पूलों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमें अस्थायी हानि का सामना करना पड़ेगा और हम अपने कुछ एथेरियम को खो सकते हैं। यह जोखिम भरा है।
और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक आप जानते ना हो। यह अवसर है, साथ ही हम इन संपत्तियों के प्रति अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और उसे एथेरियम में परिवर्तित कर सकते हैं। तब हमारे पास पर्याप्त एथेरियम होगा। मैं इस स्थिति में करूंगा, मैं इन अन्य संपत्तियों के प्रति अपने जोखिम को कम करूंगा और उसे फिर से एथेरियम में डालूंगा। इस तरह मैं उस एथेरियम का उपयोग इन पदों के साथ जोड़ने के लिए कर सकता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी भी $68,000 हैं। हमारे पास केवल 26K एथेरियम है 20K के बजाय, और फिर हमें 23K के बजाय केवल 17K के बराबर एथेरियम की आवश्यकता है। ये काम करेगा। हमें 17K के बराबर एथेरियम चाहिए, मतलब हम $9,000 के बराबर एथेरियम स्टेक कर सकते हैं। हम उन राशियों को जोड़ेंगे जो हम प्रत्येक पूल में डालेंगे, क्योंकि एकल स्टेकिंग करना आसान होगा। जबकि अन्य संपत्तियों के साथ तरलता जोड़ने पर, उदाहरण के लिए हम 3K के बराबर लिडो और 3K के बराबर एथेरियम डाल रहे हैं, यह 6K है और इसी तरह। और फिर हम बस पहले से गणना किए गए उपज को इनपुट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अब यह गणना कर ली है कि हम वास्तव में हर साल कितने डॉलर कमाने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप इसे स्थिति में वापस जोड़ सकते हैं, जो मैं भालू बाजार या बैल बाजार में करूंगा। आप वास्तव में इनका दावा कर सकते हैं, इन्हें लाभ के रूप में बेच सकते हैं और उस पैसे को अपने बैंक खाते में डाल सकते हैं या बस स्थिर सिक्कों में रख सकते हैं, जो भी हो। लेकिन इस मामले में हमारे 58K पर हर साल लगभग $30,000 का रिटर्न अनुमानित है, जो लगभग 35% वार्षिक उपज है, जो वास्तव में अच्छा है। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। ये सभी चीजें अनुमान हैं। यह बिटकॉइन उपज बस 5% तक गिर सकती है, यह 1% तक भी गिर सकती है, या अगर हम उधार ले रहे हैं तो यह नकारात्मक 3 या 4% तक गिर सकता है। एक और बात यह है कि हम पूंजी में उतार चढ़ाव देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी प्रारंभिक स्टेक $50,000 तक गिर सकती है, मान लीजिए कि सामान्य 68,000 के मुकाबले। लेकिन यही बात तब भी हो सकती है जब हम केवल उन सामान्य संपत्तियों को रख रहे हों। और जब तक आप अपनी रणनीतियों को सही तरीके से संरचित कर रहे हैं, आप बाजार को प्रदर्शन किए बिना पूरी तरह से ठीक रहेंगे, क्योंकि यही आपका समग्र लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं यह पागलपन की तरह लगता है, लेकिन आपका लक्ष्य समग्र बाजार को बेहतर प्रदर्शन करना होना चाहिए। यदि आप अपनी सामान्य संपत्तियों को बनाए रखते हैं, और इसे दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका इन तरलता पूलों में से एक के माध्यम से है, जो USDC पूल का सिद्धांत है। जैसा कि आप शुरुआत में देख सकते हैं, हम बाजार के साथ सही स्थिति में थे, और वास्तव में कभी कभी बाजार शुरुआत में हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। संदर्भ के लिए, यह नीली रेखा इस तरलता स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। हरी रेखा दर्शाती है कि यदि हम अपने प्रारंभिक संपत्तियों को रखते तो यह लगभग $7,000 पूरा एथेरियम होता, और ग्रे रेखा दर्शाती है कि यदि हम अपने प्रारंभिक एथेरियम के साथ साथ अपने प्रारंभिक USDC को रखते। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय के साथ इस नीली रेखा और अन्य रेखाओं के बीच का अंतर बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि हम इस स्थिति पर शुल्क एकत्र कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यदि आप शुल्क को ध्यान में रखते हैं, तो हमारे पास इस स्थिति में $7,356 हैं। यदि हम अपने सभी $7,000 को प्रारंभ में एथेरियम में रखते, तो हमारे पास लगभग $7,024 होते। यदि हम अपने प्रारंभिक एथेरियम और USDC को रखते, तो हमारे पास $7,070 होते। इसलिए चूंकि हम इस तरलता पूल में हैं, हमारे पास लगभग 300,000 अधिक हैं, जो बहुत अच्छा है। और यह इस तरह की स्थिति में बाजार को बेहतर प्रदर्शन करने का एक सही उदाहरण है, जिसका अंततः वही अर्थ है जो विपरीत दिशा में भी लागू होता है। हमारी प्रारंभिक संपत्तियों की कीमत यहां ऊपर गिर गई। फिर एक आदर्श परिदृश्य में क्या होगा? शायद वे $50,000 तक गिर गए। हमारे पास $22,000 होते, क्योंकि हम अपनी स्थितियों से वह उपज उत्पन्न कर रहे हैं। ये वीडियो आज के लिए समाप्त होता है कि मैं विकेंद्रीकृत वित्त के माध्यम से पूर्णकालिक पैसिव आय कैसे बनाता हूं। मेरे मुफ्त DeFi पैसिव आय गाइड को देखना न भूलें। वहां बहुत सारी जानकारी है और मैं सुझाव देता हूं कि आप इसे न छोड़ें। अगर आप विकेंद्रीकृत वित्त के इस सिद्धांत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और यह दुनिया को कैसे बदल रहा है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जब सूचनाएं चालू हों, मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, और शांति।